दोस्तों, इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान सुनने में आया था कि ईरान पर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव था। फिर कैसे ये पूरा देश एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया और कैसे यहाँ की लगभग 98% या उससे ज़्यादा जनता ने इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने में वोट दिया। तो दोस्तों, इसका पूरा श्रेय जाता है ईरान की जनता और एक सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के निर्वासन से लेके सत्ता परिवर्तन तक। दोस्तों, साल था 1964 का। ईरान के शासक थे शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी। ईरान में तेल पर्याप्त मात्रा में निकल रहा था। ईरान पर अमेरिका का हाथ था क्योंकि उसे सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी का तेल मिल रहा था। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का ईरान पर पूरा दबदबा था। पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर ईरान पर पूरी तरीके से हावी था। ऐसे कठिन समय में अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने अपने भाषणों से कुछ एक लोगों में अपनी पहचान बना ली थी और ईरान में थोड़े बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। ऐसे में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी एक लॉ पास करते हैं जिसका नाम होता है कैपिटुलेशन लॉ। इसमें अमेरिकी नागरिकों को ईरानी कानून से छूट दी गई थी। ख़ुमैनी इसका खुलकर विरोध करते हैं और शाह और अमेरिका की नीतियों की आलोचना भी करते हैं। ख़ुमैनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तुर्की निर्वासित कर दिया जाता है। सोच कर देखिए दोस्तों, कोई अकेला साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति देश के शासक से लोहा ले रहा था जिसका साथ अमेरिका जैसी महाशक्ति दे रही थी। कोई और होता तो शायद टूट जाता या फिर झुक जाता, लेकिन ख़ुमैनी झुकने वालों में से नहीं था। देश से बाहर रहकर भी वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। अभी 1 साल भी नहीं बीते थे कि ख़ुमैनी को तुर्की से इराक निर्वासित कर दिया जाता है। ख़ुमैनी इराक के नजफ शहर में 13 साल रहते हैं जहां से वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, जहां वे अपनी धार्मिक शिक्षा देना लगातार जारी रखते हैं। सोच करके देखिए दोस्तों, जिस जमाने में मोबाइल नहीं था, संचार के साधन नहीं थे, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, बस थोड़े से समाचार चैनल या न्यूज़ पत्रिकाएं थीं, ऐसे समय में वो व्यक्ति दूसरे देश में रहकर अपने देश के लोगों को जागरूक कर रहा था। उसके भाषणों में कितनी गहराई रही होगी। सन 1970 में इराक के नजफ शहर में अपने मशहूर लेक्चर की सीरीज देते हैं जिसमें वे विलायत फ़कीह यानी इस्लामी विद्वानों का शासन पेश करते हैं। यही आगे चलकर ईरान के नए संविधान की नींव बनता है। अब दोस्तों, समय आ चुका था 1977 का। शाह के शासनकाल में ईरान में आर्थिक असमानता और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इससे समाज में असंतोष फैलने लगता है। इस असंतोष को रोकने के लिए और जनता का ध्यान हटाने के लिए शाह ख़ुमैनी के बेटे मूसा ख़ुमैनी की गुप्त पुलिस के द्वारा हत्या करवा देते हैं। जैसे आजकल हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए लोगों का ध्यान हिंदू मुस्लिम की तरफ खींच दिया जाता है, ठीक वैसे ही शाह लोगों का ध्यान बटाने के लिए उनका ध्यान दूसरी तरफ खींच देते हैं। अपने बेटे की हत्या से ख़ुमैनी अंदर से पूरी तरह से हिल जाते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन इससे ख़ुमैनी के प्रति लोगों की सहानुभूति और बढ़ जाती है और उनके फॉलोअर्स की संख्या भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके 1 साल बाद सन 1978 में एक सरकारी अखबार में ख़ुमैनी को ब्रिटिश एजेंट और पाखंडी बताया जाता है। क्योंकि अब तक ख़ुमैनी के फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है तो इस्लामिक छात्र और इनके फॉलोअर्स विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, जिसमें छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो में छात्र और उनके फॉलोअर्स ख़ुमैनी के पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करती है जिससे दर्जनों छात्र मारे जाते हैं। यही घटना क्रांति की पहली चिंगारी बनता है। अब लगभग हर 40वें दिन शाह के खिलाफ प्रदर्शन होने लगते हैं। हड़तालें शुरू होने लगती हैं, खासकर तेल उद्योग में, जो उस समय सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत था। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, 8 सितंबर 1978 ब्लैक फ्राइडे का दिन था। तेहरान के जनेह स्क्वायर में सेना प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करती है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अब विरोध पूरी तरह से क्रांति में बदल जाता है। अक्टूबर 1978 में इराक शाह के दबाव में ख़ुमैनी को देश छोड़ने का आदेश दे देती है।
वे फ्रांस के पेरिस उपनगर न्यूफले ले शिताओ चले जाते हैं। दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर 1978 में खुमैनी पेरिस से रोज इंटरव्यू देते हैं, बयान जारी करते हैं और फ़ोन या कैसेट के द्वारा पूरे ईरान में संदेश भेजते हैं। विदेशी मीडिया उन्हें क्रांति का चेहरा बना देती है। दोस्तों 16 जनवरी 1979 का दिन ईरान के लिए बहुत बड़ा दिन था, जब शाह अपनी पत्नी के साथ छुट्टी के बहाने विदेश चले जाते हैं, लेकिन वापस नहीं लौटते हैं। शायद उन्हें पता चल चुका होता है कि अब उनके लिए ईरान में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि अब तक सेना भी बगावत करना शुरू कर देती है। उनके अनुपस्थिति में एक अस्थायी सरकार बनाई जाती है जो खुमैनी के दबाव में काम करती है। 1 फरवरी 1979 ये ईरान के लिए एक और बड़ा दिन था, जब खुमैनी 15 साल के निर्वासन के बाद ईरान वापस लौटते हैं। लगभग 30 से 40 लाख लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। 11 फरवरी 1979 सेना तटस्थता की घोषणा करती है। क्रांतिकारी समूह भवनों पर कब्जा कर लेते हैं। शाह की सरकार पूरी तरह से ऑफिशियली गिर जाती है और ईरान पर इस्लामी गणराज्य की घोषणा होती है। 1 अप्रैल 1979 जनमत संग्रह में 98% वोटर इस्लामी गणराज्य के पक्ष में वोट देते हैं। खुमैनी को देश का सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर चुना जाता है। अब दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि क्या यह समय ईरान के लिए उन्नति का समय था या पतन का, क्योंकि इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह ईरान के लोगों के लिए पतन का समय था, क्योंकि उन्हें इस्लामिक कल्चर अपनाने के लिए विवश होना पड़ा था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ईरान के लगभग 98% लोगों ने इसे खुद चुना था, इसलिए यह ईरान के लोगों के लिए गर्व का समय था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।